हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों का पुनर्गठन। आज जो आप भारत में राज्य देख रहे हैं, आपको पता है वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय राज्यों की स्थिति ये नहीं थी। आपको पता है कुछ ब्रिटिश क्षेत्र थे, कुछ देसी रियासतें थी जहाँ पे राजा रानी राज्य किया करते थे। लेकिन अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा संविधान बनना शुरू हुआ, तो फिर एक समय आया जब राज्यों का क्या करना था, गठन करना था कि आखिर किस तरीके से राज्यों का गठन किया जाए। तो आज हम उसी पूरी गठन प्रक्रिया को पढ़ेंगे कि आखिर किस तरीके से राज्यों का गठन किया गया, रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, किसका, स्टेट का। ठीक, अब देखिए, जब संविधान सभा का गठन किया गया था, संविधान निर्माण हो रहा था, एक तरफ तो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था और वहीं दूसरी तरफ राज्यों के गठन की मांग की जा रही थी कि राज्य गठित किया जाए। अब ये जो राज्यों के गठन की मांग की जा रही थी वो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की जा रही थी। सभी जो लोग थे, जो हमारे देश की जनता थी, वो कह रहे थे कि हमें भाषा के आधार पर राज्य चाहिए। अब ये मांग कहां तक पहुंचा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली तक ये बात पहुंचा। राज्यों का गठन तो करना ही था असेंबली को, तो उसने क्या किया, उसने समितियों का गठन कर दिया। एक समिति गठित की गई। कौन सी समिति? तो उस समिति का नाम है धर आयोग। क्या नाम है? धर आयोग। ठीक, धर आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 1948 में इस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इस आयोग के अध्यक्ष थे एस के धर, और इस आयोग के अध्यक्ष रहे एस के धर, तो इसीलिए इस आयोग का नाम क्या पड़ा? धर आयोग कहे या कहें धर समिति। ठीक, कमेटी। अब इस समिति ने क्या किया कि अध्ययन किया। देश में चारों तरफ वैसे भी हो रहा था कि भाषा के आधार पे अलग अलग राज्य चाहिए। समिति ने अध्ययन किया और अध्ययन जब किया तो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में सिफारिश किया क्या कि राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए, न कि भाषा के आधार पर। जो भारत की जनता मांग कर रही थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, अब यहाँ पे भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को क्या किया गया? पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया गया कि भाषा के आधार पे राज्यों का, स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। तो कैसा होगा? तो क्या कहा? प्रशासनिक सुविधा के आधार पे, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पे राज्यों का गठन होना चाहिए। ऐसा किसने कहा? ऐसा धर आयोग ने कहा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार प्रश्न बनता है। धर आयोग का गठन कब किया गया? तो 1948 में किया गया। धर आयोग ने रिपोर्ट क्या दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। ठीक, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि पूर्व में ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की जा रही थी। अब जब इस कमेटी ने अपनी सिफारिश प्रस्तुत की तो क्या हुआ? जनता की मांग और तीव्र हो गई। जब और तीव्र हुई तो फिर एक समिति गठित की गई। कौन सी समिति? जेवीपी समिति। कौन सी? जेवीपी समिति। ठीक है, इसका गठन कब किया गया? तो इसका गठन दिसंबर 1948 में किया गया। ये जो जेवीपी समिति आप लोग पढ़ रहे हैं, दरअसल ये 3 व्यक्तियों के शॉर्ट नेम है, जिसमें जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू हो गया,
वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब पट्टाभी सीता रमैया। तो ध्यान रखिएगा, जीवीपी जो कमेटी गठित की गई थी, इसके 3 सदस्य थे। इन्हीं तीनों सदस्यों के नाम पर ही इस कमेटी का गठन किया गया था। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीता रमैया। ठीक, अब इस समिति ने भी अपना स्टडी किया, और जब स्टडी किया तो इसने भी अपना क्या किया, रिपोर्ट प्रस्तुत किया। और रिपोर्ट क्या दिया कि जो धर आयोग ने दिया था, क्या दिया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। अब क्या हुआ ये कि इसी को जेवीपी समिति ने सहमति व्यक्त किया और क्या कहा कि भाषा के आधार पे राज्यों की जो मांग थी उसको क्या किया, खारिज कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। फॉर्मली रिजेक्टेड लैंग्वेज एज अ बेसिक ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो अभी धर आयोग ने इस डिमांड को खारिज किया था। अब क्या हुआ, जीवीपी समिति ने भी इस डिमांड को खारिज कर दिया। अब आगे क्या होता है, देखिए, जहां ये समितियां भाषा के आधार पे राज्यों के गठन को खारिज कर रही हैं, आगे आप देखेंगे कि फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है हमारी राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, उसे लास्ट में भाषा के आधार पर ही राज्यों का गठन करना पड़ता है। ठीक, तो ये रही जेवीपी समिति। अब क्या हुआ, अब एक और समिति गठित की गई। कौन सी, फजल अली आयोग। कौन सी, फजल अली आयोग। तो अब हम इस समिति के विषय में बात करेंगे और इसी के साथ साथ बात करेंगे पहला भाषाई राज्य, वो पहला राज्य जो कि भाषा के आधार पर गठित किए गए। ठीक, तो फजल अली आयोग कब गठित की गई, तो 1953 में यह आयोग गठित किए गए। ठीक, इस आयोग के सदस्य कौन थे, तो फजल अली इसके अध्यक्ष थे और के.एम. पढ़कर और हृदयनाथ कुंजरू इसके 2 सदस्य थे। तो ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है कि फजल अली आयोग जो है वह 3 सदस्यीय रहा है। फजल अली इसके अध्यक्ष रहे हैं और इसके 2 अन्य सदस्य थे। कौन कौन से, के.एम. पढ़कर और हृदयनाथ कुंजरू यानी कि H.N. कुंजरू। अब इसकी सिफारिशें क्या थी, तो भाषाई आधार को मुख्य कारक माना। इसने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, भाषा के आधार पे राज्यों का गठन किया जाना चाहिए, ये एग्री हुआ, मान लिया। लेकिन क्या कहता है, एक राज्य एक भाषा को, एक राज्य और एक भाषा की जो मांग हो रही है, ये जो सिद्धांत था, इसको क्या किया, खारिज कर दिया कि ठीक है, भाषा के आधार पर राज्य देंगे, बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक भाषा और एक राज्य हम बना दें। आपको पता है, अगर भाषा के आधार पे राज्यों का गठन किया जाए तो हमारी इंडिया में क्या होता है कि हर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के एरिया में भाषा बदल जाता है, तो कितने सारे राज्यों का गठन किया जाएगा। तो इसलिए भाषा के आधार पे राज्यों के गठन को फजल अली आयोग स्वीकार कर लेता है, लेकिन साथ ही साथ एक भाषा एक राज्य के जो सिद्धांत थे उसको खारिज कर देता है। अब देखिए ऐसा हुआ क्यों। ठीक, तो दरअसल भाषा के आधार पे राज्यों के गठन की मांग की जा रही थी, और जैसा आपने पढ़ा कि 2 कमेटी गठित की गई, धर आयोग और कौन सा, और जेवीपी समिति। इन दोनों समितियों ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया, खारिज कर दिया। लेकिन मांग तो जनता द्वारा जारी थी। इसी में क्या है कि तेलुगु भाषी राज्य के एक नेता थे, कौन, श्री रामल्लू पोट्टू। कौन से, श्री रामल्लू पोट्टू इनका नाम था। मैं थोड़ा यहाँ पे बड़ा लिख दे रही हूं, ठीक है। तेलुगु भाषी क्षेत्र, ठीक है, तेलुगु भाषी क्षेत्र के नेता थे कौन, श्री
रामल्लू पुट्टू, ठीक है, श्री रामल्लू पुट्टू। अब ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि हम तेलुगु भाषी जो लोग हैं उनके लिए एक अलग तेलुगु राज्य बना दिया जाए, लेकिन इधर कमेटी ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को ये मांग को खारिज कर दिया था। तो ये बैठ गए अनशन पे। 56 दिन तक, 56 डेज तक जो है ये अनशन पे बैठे रहे, खाना पीना नहीं खाए। और आपको पता है कि 56 डेज तक ये जिंदा रहे, बिना खाना पीना खाए रहे, तो होगा क्या? ये भगवान को प्यारे हो गए, यानी कि इनका डेथ हो गया। अब जब इनका डेथ हो जाता है तो क्या होता है कि ये जो आंदोलन कर रहे थे ये हिंसक रूप ले लेता है। अब जब हिंसक रूप लिया तो आनन फानन में हमारी सरकार को क्या करना पड़ा? एक नया राज्य बनाना पड़ा भाषा के आधार पे। और वो जो राज्य बना, कौन सा राज्य था? वो है आंध्र प्रदेश। ठीक, तो आनन फानन में क्या किया गया कि 1 अक्टूबर, कब? 1 अक्टूबर 1953 को एक राज्य, कौन सा? आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। ये जो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया, ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है। ठीक, तो एक राज्य भाषा के आधार पे गठित हो गया। अब आपको पता ही है कि जब आप ही के घर में सोचिए, अगर आप लोग 4 भाई बहन हैं और किसी एक भाई बहन की बात मान ली जाए तो 3 का तो मनोबल बढ़ जाता है कि अरे दीदी की बात जब मान ली गई है तो हमारी भी बात मान ले ही लेंगे मम्मी पापा। ठीक, तो यहाँ पे जब एक राज्य बन गया तो डिमांड और तेज हो गया, और जब और डिमांड तेज हुआ तो ऐसे में एक आयोग का गठन किया गया, फजल अली आयोग। और फिर फजल अली आयोग ने, आपको पता ही है, किसने एक्सेप्ट किया कि ठीक है भाषा के आधार पे राज्य बनेंगे, लेकिन एक भाषा एक राज्य नहीं बनेगा। ठीक, अब देखिए फजल अली आयोग के गठन के बाद, रिपोर्ट के बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आता है। ठीक, तो सबसे पहले क्या कि एक आ रहा है राज्य पुनर्गठन अधिनियम। क्या आ रहा है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया? ये आया 1956 में। ठीक, अब इस एक्ट के विषय में हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं। ये जो एक्ट पारित किया गया, ये फजल अली आयोग की सिफारिशों के आधार पर पारित किया गया था। अभी आपने पढ़ा ना फजल अली आयोग, तो फजल अली आयोग ने जो सिफारिशें की थी उन्हीं सिफारिशों के आधार पे इस एक्ट को लाया गया था। ठीक, इस एक्ट को लाने के लिए संविधान में 7th नंबर का क्या किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। कौन से नंबर का? 7वां नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। कब किया गया था? 1956 में। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से पहले जो राज्य 4 भागों में विभक्त थे, जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद क्या किया गया था कि भारत के पूरे क्षेत्र को 4 भागों में बांट दिया गया था। और वो जो 4 भाग बांटे गए थे उसमें उनका नाम था ABCD। तो ये जो 4 भाग थे इनको क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक, ABCD ये जो 4 भागों में बांटा गया था भारत का क्षेत्र, इस वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया। और समाप्त करने के बाद इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 7वें नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें या
बात करें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की, तो इसके अंतर्गत क्या किया गया, 14 नए स्टेट या कहें 40 नए राज्य का गठन किया गया, और क्या किया गया, 6 यूनियन टेरिटरी का गठन किया गया। यानी कि क्या राज्य पुनर्गठन आयोग एक्ट के अंतर्गत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे अभी जो वर्गीकरण था वो ABCD यानी 4 वर्गीकरण था, अब कितना हो गया, 14 और प्लस 6 यानी कि टोटल बात करें तो 20 वर्गीकरण हो गया। यहाँ पे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में तो 28 राज्य हैं, 28 स्टेट हैं, और संघ शासित प्रदेशों की बात करें तो उनकी संख्या भी 8 है, आपको पता है। अब ये परिवर्तन कैसे हुआ, यानी कि जब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए तब भी राज्यों के गठन की मांग निरंतर जारी रही। 14 राज्य बनने के बाद भी संतोष नहीं हुआ, समय समय के साथ नए राज्यों की मांग जारी रही, और जब मांग जारी थी तो सरकार को भी क्या करना पड़ा, राज्यों का निर्माण करना पड़ा। ठीक, तो इसके बाद क्या होता है, 1956 के बाद की बात हो रही है। कब की बात हो रही है, 1960 की। किसकी, 1960 की बात हम कर रहे हैं। 1960 में एक नया राज्य फिर गठित किया गया, कौन सा, गुजरात। कौन सा राज्य, गुजरात। अब गुजरात को अलग कैसे किया गया, तो बॉम्बे जो शहर था, बॉम्बे शहर में जो गुजराती भाषी लोग थे, जो क्षेत्र गुजराती भाषी था, उस क्षेत्र को अलग करके एक अलग राज्य जो है वह बना दिया। यानी मराठियों के लिए एक अलग राज्य बना जो कि महाराष्ट्र हुआ, और गुजरातियों के लिए एक अलग राज्य बन गया जो कि गुजरात कहलाया। ठीक, उसके बाद 1963 में फिर एक नया राज्य बना जिसका नाम क्या है, नागालैंड, जो कि पूर्वोत्तर का भारत का क्षेत्र है। ठीक, नागालैंड जो कि असम से अलग करके बना गया, असम के क्षेत्रों को अलग करके नागालैंड राज्य बनाया गया। उसके बाद ठीक 3 साल बाद फिर एक नया राज्य बना, कौन सा, हरियाणा। कौन सा राज्य बना, हरियाणा, जो कि पंजाब से अलग होकर के बना था। अब ध्यान रखिएगा, ये शाह आयोग की सिफारिशों पर बना था हरियाणा राज्य। ठीक, तो हरियाणा जो राज्य बना वह शाह आयोग की सिफारिशों पर बना था। फिर क्या हुआ, 5 साल बाद फिर एक नया राज्य बना, कौन सा, हिमाचल प्रदेश। पहले यह केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था और फिर बाद में इसे एक प्रॉपर स्टेट यानी कि पूर्ण राज्य बना दिया गया। उसके बाद 1971 के ठीक 1 साल बाद 1972 में 3 नए राज्यों का निर्माण हुआ, गठन हुआ। कौन कौन से हैं, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, यानी कि तीनों राज्य कहाँ के हैं, पूर्वोत्तर के हैं। ठीक, तो तीनों ये पूर्वोत्तर राज्यों का गठन किया गया। मणिपुर जो था वह त्रिपुरा यूनियन टेरिटरी से राज्य बना। ठीक, मणिपुर, वही मेघालय उपराज्य से पूर्ण राज्य बना। तो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। उसके बाद बात करें तो 1975 में सिक्किम भारत का एक राज्य बना। आपको अभी मैंने बताया था प्रीवियस अपने क्लास में कि सिक्किम भारत का एक ऐसा क्षेत्र है जिसको भारत ने क्या किया है, अर्जित किया, यानी कि पहले ये भारत का क्षेत्र नहीं था, फिर बाद में इसे भारत में मिलाया गया, सह राज्य बनाया गया और फिर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो 36 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था।
और सिक्किम भारत का कैसा राज्य है? 22वां नंबर का राज्य है। इसके बाद फिर क्या हुआ? तो 1987 में फिर 3 नए राज्यों का निर्माण किया गया। कौन कौन सा? मिजोरम, अरुणाचल और गोवा। तो ये जो गोवा देख रहे हैं, ये गोवा पहले केंद्र शासित प्रदेश था, फिर बाद में क्या हुआ कि 1987 में इसे पूर्ण राज्य बना दिया गया। अब 1987 के बाद कुछ टाइम तक जनता ने धीरज रखा, हालांकि मांग तो जारी ही थी, लेकिन कुछ टाइम गवर्नमेंट ने इनकी मांगों को खारिज किया और फाइनली फिर सन 2000 में फिर 3 नए राज्य क्या हुए? अस्तित्व में आए। अब ये जो 3 नए राज्य अस्तित्व में आए, जिसमें से एक है क्या? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो कि 1 नवंबर 2000 को कहाँ? मध्य प्रदेश के क्षेत्रों को अलग करके बनाया गया था छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र को अलग करके छत्तीसगढ़ नाम का एक नया राज्य बना। कब बना? 1 नवंबर 2000 को। फिर 9 नवंबर 2000 को फिर एक नया राज्य बना। कहां से? उत्तराखंड राज्य, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से बना। उत्तर प्रदेश के 13 राज्यों को अलग करके, जो भी राज्य हिमालय पर्वत से सटे हुए थे, हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, उन राज्यों को अलग करके क्या हुआ? एक नया राज्य बना दिया गया, उत्तराखंड नाम का। ठीक। फिर उसके बाद एक और राज्य बना। कौन सा? तो 9 नवंबर के बाद 15 नवंबर 2000 को फिर एक राज्य बना, जिसका नाम कौन सा है? झारखंड। झारखंड बिहार के क्षेत्रों से बना है। ठीक है, तो बिहार के कुछ क्षेत्रों को अलग करके एक नया राज्य बना। यानी कि सन 2000 में 3 नए राज्य बने। सबसे पहले कौन सा बना? तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ बना, फिर उत्तराखंड बना और फिर आपका झारखंड बना। लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई, कहानी अभी क्या है? बाकी है। बाकी कैसे है कि फिर 2000 के बाद 14 साल तक संतोष किया गया और संतोष करने के बाद फिर एक नया राज्य बना। कौन सा? तो तेलंगाना, जो कि बना 2 जून 2014 को। ये हमारा कौन सा नंबर का राज्य रहा? 29 नंबर का राज्य रहा। ठीक। और ये राज्य बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। श्री कृष्ण समिति की सिफारिश पर इस राज्य का निर्माण किया गया। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि मैम तेलंगाना 29 नंबर का स्टेट रहा, लेकिन अभी बात करें तो ये अभी 28 स्टेट ही हैं, तो ये कैसा है? तो बात ये है कि पहले जब ये बना था तो 29वां स्टेट था, लेकिन एक स्टेट कौन सा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य हुआ करता था, फिर जम्मू कश्मीर की जो स्पेशल पावर थी, कौन सी? धारा 370, इस आर्टिकल को समाप्त किया गया और इस धारा को समाप्त करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर को क्या हुआ? 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक। तो बात कब की है? तो बात है 31 अक्टूबर 2019 की। 31 अक्टूबर 2019 को क्या किया कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेशों में, कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में क्या किया? बांट दिया गया। ठीक। तो जो पहले राज्य हुआ करता था, अब क्या हुआ? अब यूनियन टेरिटरी बन गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया। और एक नहीं 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, यानी कि एक हो गया जम्मू कश्मीर और एक हो गया लद्दाख। ठीक। तो इस तरीके से जो राज्य 29 थे, अब वो वापस से घट करके 28 हो गए। वहीं एक आगे चल करके एक और संशोधन हुआ। 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, कौन कौन से? तो एक था दादर नागर हवेली और दूसरा था दमन दीव। ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, जिसे बाद में कब? 26 जनवरी 2020 को इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को एक कर दिया गया। यानी कि अब जो दमन दीव और दादर नागर हवेली अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, अब ये एक हो गए। तो दमन दीव एवं दादर नागर हवेली ये हमारा लेटेस्ट में बना हुआ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है।
और इस तरीके से जो करंट स्टेटस बना वो क्या स्टेटस बना, तो 28, कितना 28 स्टेट हो गए, ठीक 28 स्टेट हो गए, और वहीं पे कितना 8 जो है हो गया क्या, यूनियन टेरिटरी यानी कि यूटी। ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा बात हो रही है किसकी, तो करंट स्टेटस की बात हो रही है, करंट स्टेटस, करंट स्टेटस। तो करंट स्टेटस क्या हुआ, तो करंट स्टेटस बना 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ध्यान रखिएगा कई बार एग्जाम में ये भी प्रश्न बन चुका, कहने का तो बहुत सरल प्रश्न है, और इस सरल प्रश्न में भी बच्चों ने गलत किया है। ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इसी के साथ साथ हमारे जो राज्यों की पुनर्गठन का चैप्टर था वो चैप्टर समाप्त होता है, और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जो कि हमारा होगा इंडियन सिटीजनशिप यानी कि भारतीय नागरिकता से संबंधित। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।